चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना, बनाने की विधि तथा उपयोग का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, उनके संगठन, उनकी संरचना, बनाने की विधि तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान पदार्थों के बारे में अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उनका संगठन कैसे होता है, उसकी जो आकृति होती है वो कैसे होती है, बनाने की विधि यानी पदार्थों को कैसे बनाया जाता है, और उपयोग यानी इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इन सभी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान या इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम मिस्र देश के कीमिया नामक शब्द से हुई है। रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। कीमिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है काला रंग। वर्जालियस जो यूरोप के रहने वाले हैं उनको रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, रसायन जो शब्द है यह मिस्र देश के कीमिया शब्द से बना है। इसका जो अर्थ होता है वह होता है काला रंग। वर्जालियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है और लेवासियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। वोहलर जो जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CuNH2 और कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। इस कारण इन्हें कार्बनिक रसायन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोगशाला में यूरिया और कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था, इस कारण इन्हें कार्बनिक रसायन का जनक कहा जाता है। केमिस्ट्री दो तरीके की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का जनक वोहलर को कहा जाता है और आधुनिक रसायन विज्ञान जो है उसका जनक लेवोसियर को कहा जाता है और वर्जालियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। रसायन विज्ञान का महत्व तथा विस्तार। पहला है खाद्य पदार्थ। मानव जीवन में किसी न किसी रूप में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण योग्यता रही है। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की निम्न आवश्यकताएं एवं महत्व है। मानव की पहली और मुख्य आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, चाय। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट आदि रासायनिक पदार्थों के द्वारा फसलों की पैदावार बढ़ाई जाती है। फिटकिरी तथा विरंजक चूर्ण रसायन विज्ञान की खोज है। मनुष्य की जो पहली आवश्यकता होती है वो विभिन्न प्रकार के भोजन की होती है। तो ये जो भोजन होते हैं ये भी रसायन विज्ञान की देन है। और फसलों की जो पैदावार बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट। ये सभी जो रासायनिक पदार्थ हैं ये रसायन विज्ञान के द्वारा ही, उसके अध्ययन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। फिटकिरी तथा विरंजक चूर्ण ये भी रसायन विज्ञान की ही खोज है। वस्त्र उपयोग। मानव की दूसरी आवश्यकता वस्त्र है, जिसमें अनेक प्रकार के कृत्रिम धागों से निर्मित वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जैसे रेयान, नायलॉन, डेक्रॉन आदि रसायन विज्ञान की ही देन है। मनुष्य की जो दूसरी आवश्यकता होती है वो होती है वस्त्र, और जितने भी वस्त्र कृत्रिम धागों के उपयोग से बनाए जाते हैं उन सभी में रसायन विज्ञान का ही योगदान है। जैसे रेयान, नायलॉन, डेक्रॉन ये सभी रेशे हैं, ये सभी रसायन विज्ञान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। भवन निर्माण। मानव की तीसरी प्रमुख आवश्यकता भवन है।
भवन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सीमेंट, चूना, लोहा, एस्बेस्टास, वाटरप्रूफ तथा फायरप्रूफ, यौगिक आदि रसायन विज्ञान की ही देन है। भवन निर्माण, मनुष्य की जो तीसरी आवश्यकता है वह है भवन निर्माण। और घर को बनाने के लिए जो भी सामग्री का यूज़ किया जाता है जैसे सीमेंट, चूना, लोहा, एस्बेस्टॉस, वाटरप्रूफ तथा फायरप्रूफ, ये सभी यौगिक रसायन विज्ञान की ही देन है। यानी रसायन विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही इन सबको बनाया जाता है। चिकित्सा, विभिन्न प्रकार के बीमारियों की पहचान तथा उनके उपचार हेतु अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक आदि पद्धतियों में औषधि के रूप में रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की पहचान करने के लिए और उनके उपचार के लिए जो अनेक प्रकार के रसायनों का यूज़ किया जाता है जैसे आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये सभी पद्धतियाँ औषध के रूप में रसायन विज्ञान का ही उपयोग करती हैं। यानी रसायन विज्ञान के द्वारा ही इन सभी दवाइयों का निर्माण किया जाता है। द्रव्य की प्रकृति, कोई भी वस्तु जिसका भार होता है तथा वह स्थान घेरती है द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसका भार होता है और वह स्थान घेरती है उसे द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य के गुण धर्म तथा संरचना के आधार पर उसे निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। द्रव्य या पदार्थ, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला होता है शुद्ध, दूसरा होता है अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है मिश्रण। और मिश्रण दो तरीके का होता है, एक होता है सामांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तत्व, वे द्रव्य जिनके प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर धनावेशों की संख्या एक समान होती है तत्व कहलाते हैं। इन्हें सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है जैसे कॉपर, मरकरी, लोहा, सोना, सिल्वर या चांदी, सोडियम। या कह सकते हैं कॉपर, मरकरी, फेरम, औरम, अर्जेंटम एंड सोडियम। तो ये जो तत्व हैं इन्हें सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व वे द्रव्य होते हैं जिनके प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर धनावेशों की संख्या एक समान होती है। यानी उनके नाभिक पर जो धन आवेश यानी प्लस चार्ज होता है उनकी जो संख्या होती है वो एक जैसी होती है, उन्हें तत्व कहा जाता है। और इन्हें सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यानी यौगिक के अंदर तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक का जो गुण होता है वह अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यानी उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है उसके यौगिक के क्वालिटी से अलग होती है। मिश्रण, मिश्रण या इंग्लिश में से मिक्सचर कहा जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व हो गया या फिर यौगिक, उसको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का निर्माण हो जाता है। यानी तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो अशुद्ध पदार्थ, यानी ये शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। सामांगी मिश्रण, जब मिश्रण के सभी अवयव या घटक के गुण एक समान होते हैं अथवा घटक के सभी गुण समान होते हैं तो ऐसा मिश्रण सामांगी मिश्रण कहलाता है। यानी सामांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उपस्थित सभी घटकों के गुण धर्म जो होते हैं या जो गुण होता है वह एक जैसा होता है यानी समान होता है। जैसे नमक तथा पानी का मिश्रण,
अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण। नमक और पानी को आपस में मिला दिया जाता है तो नज़र नहीं आते, दोनों इस तरह से घुल जाते हैं कि उसके जो कंपोनेंट यानी उसके जो घटक होते हैं वह दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। यानी समांगी मिश्रण के जो घटक होते हैं वो स्पष्ट नज़र नहीं आते हैं। विषमांगी मिश्रण, जब मिश्रण के सभी घटकों का संगठन तथा गुणधर्म एक समान नहीं होता तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी विषमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण का उल्टा होता है। समांगी मिश्रण में सभी घटकों के संगठन तथा गुणधर्म एक समान होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में सभी घटकों के संगठन तथा गुणधर्म एक समान नहीं होते हैं। जैसे मिट्टी तथा जल का मिश्रण, मिट्टी और जल को आपस में मिला दिया जाए तो मिट्टी और जल अलग अलग नज़र आने लगेंगी। धुआं, बारूद, रेत, यानी ये सभी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तत्व तथा यौगिक में अंतर। तत्व में केवल एक ही तरह के परमाणु होते हैं। तत्व शुद्ध तरल पदार्थ होते हैं। तत्व को अपघटित नहीं किया जा सकता। तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं। तत्व शुद्ध तरल पदार्थ होते हैं। तत्व को अपघटित नहीं किया जा सकता, यानी तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता है। यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं। यौगिक केवल शुद्ध पदार्थों के अवयव होते हैं। यौगिक को दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। तत्व को दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। यौगिक को दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। यौगिक में केवल शुद्ध पदार्थों के अवयव होते हैं और यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। यह एक अशुद्ध तथा विषमांगी पदार्थ है। मिश्रण बनाने में ऊष्मा न तो मुक्त होती है और न ही अवशोषित होती है। यह एक भौतिक क्रिया है। मिश्रण बनाने में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही अवशोषित होती है, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। यह एक अशुद्ध और विषमांगी पदार्थ होता है। मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, यानी उसमें उपस्थित रहते हैं। मिश्रण में पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। यौगिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। यह शुद्ध तथा समांग पदार्थ होता है। यौगिक बनाने में ऊष्मा तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एक रासायनिक क्रिया है। मिश्रण और यौगिक में यही अंतर है कि मिश्रण जो होता है वह उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण के जो अवयवी गुणधर्म होते हैं वह स्पष्ट होते हैं, यानी विद्यमान होते हैं। यौगिक शुद्ध तथा समांगी पदार्थ होता है, जबकि मिश्रण अशुद्ध और विषमांगी पदार्थ होता है। यौगिक बनाने के लिए ऊष्मा तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यौगिक रासायनिक क्रिया है, जबकि मिश्रण को बनाने के लिए ऊष्मा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही अवशोषित की जाती है। यौगिक एक रासायनिक क्रिया है, जबकि मिश्रण एक भौतिक क्रिया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1800 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ हो गया, वह अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा और अविभाज्य, जिसे तोड़ा ना जा सके, ऐसे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप, यानी सबसे छोटा कण, जिसे और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी वह अविभाज्य होता है, उसे परमाणु कहा जाता है। डाल्टन का यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी तक तो मान्य रहा, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जे टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक तथा मैडम क्यूरी द्वारा यह सिद्ध किया गया कि
परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों में विभाजित किया जा सकता है। जॉन डाल्टन, जो कि इंग्लैंड में रहने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने परमाणु के बारे में अध्ययन किया और अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पदार्थ जो भी होता है, यानी प्रत्येक पदार्थ एक अति सूक्ष्म, यानी जो बहुत छोटा हो और अविभाज्य, जिसे टुकड़ों में तोड़ा ना जा सके, इन कणों से मिलकर बना होता है, जिसको पदार्थ कहते हैं। जॉन डाल्टन का यह जो सिद्धांत था कुछ समय तक तो मान्य रहा। 19वीं शताब्दी तक तो सब इस सिद्धांत को मानते रहे, लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी आई तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रिसर्च किया और यह पाया कि पदार्थ जो होता है वह अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसे और भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी पदार्थ के कण होते हैं। जे टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक तथा मैडम क्यूरी, इन सभी साइंटिस्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि पदार्थ जो होता है वो अविभाज्य कण नहीं है, यानी इसको और भी कणों में विभाजित किया जा सकता है। यानी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सभी से मिलकर बना होता है। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य या पदार्थ के प्रथम रूप निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अलावा भी पदार्थ की और अवस्थाएं होती हैं। जैसे हो गया, पहली अवस्था है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा है प्लाज्मा। इसके बाद भी एक और अवस्था है जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा जाता है। ये रहा पदार्थ के गुण, ठोस, द्रव और गैस। इनके गुण किस तरीके के होते हैं, इन सभी की यहाँ पे इस टेबल में कंपैरिजन की गई है। पहला है आकार व आयतन। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार निश्चित होता है परंतु इसका आयतन निश्चित नहीं होता। जैसे पानी, यह द्रव होता है, इसको जिस भी बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी आयतन तो निश्चित रहता है, पानी जितना रखा जाए उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है ना ही घटता है, लेकिन इसका जो आकार होता है जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार यह ग्रहण कर लेता है। और गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, यानी इसका दोनों अनिश्चित होता है। घनत्व। घनत्व सबसे अधिक ठोस में होता है और घनत्व, द्रव का जो घनत्व होता है वह ठोस से कम होता है और गैस का घनत्व बहुत कम होता है। यानी सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस में होता है और फिर उसके बाद द्रव में, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अंतः आणविक स्थान। अंतः आणविक स्थान कम होता है। ठोस में अंतः आणविक स्थान कम होता है और द्रव में ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है गैस में। गैस में अंतः आणविक स्थान बहुत कम होता है। आकर्षण बल। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, द्रव में ठोस से थोड़ा कम होता है और गैस में कम होता है, यानी गैस में सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे कम ठोस में होती है, द्रव में ठोस से ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होती है। संपीड़ितता। ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। यानी गैस में संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में बहुत कम होती है और द्रव में ठोस से थोड़ा ज़्यादा होती है। ऊष्मा का प्रवाह। दाब बढ़ाने पर सबसे कम होता है। ठोस में दाब बढ़ाने पर ऊष्मा का प्रवाह सबसे कम होता है और द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है। यहाँ पे से होना चाहिए। और गैस में सबसे कम होता है। सार्थक अंक। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी जिसके अंदर शून्य नहीं होता उसे सार्थक अंकों में गिना जा सकता है। जैसे ये हो गया 7, 1, 5, 6, 7, 8, यानी ये जो अंक है इनके बीच में एक भी शून्य नहीं है, तो ये सार्थक अंक होते हैं। यदि दशमलव के पूर्व शून्य हो तो दशमलव के बाद आने वाले शून्य को सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दशमलव के पहले शून्य यानी 0 हो तो दशमलव के बाद वाला जो शून्य होता है उसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जैसे यहाँ पे हो गया 0.05, तो इसमें दशमलव के पहले भी शून्य है, दशमलव के बाद
तो इसमें सार्थक अंक केवल एक है और वो है 5। ऐसे ये हो गया, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के पहले का जो अंक है और उसके बाद शून्य है, तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3, यानी 1 2 और 5 जो है ये सार्थक अंक हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य यानी जो शून्य ना हो उसके बीच में अगर शून्य आता है तो वो सभी सार्थक अंकों में गिना जाता है। दशमलव के पश्चात दाईं ओर अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये हो गया दशमलव, तो इसके बाद है 3 5 0 0, तो इसके बाद जितने भी अंक होते हैं उन्हें सार्थक अंकों में गिना जाता है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। रासायनिक संयोजन के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं उनका द्रव्यमान और उत्पाद यानी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसका द्रव्यमान दोनों एक बराबर होता है। मान लो A प्लस B ये रिएक्शन करके बनाता है AB, तो जितना द्रव्यमान A और B का होगा यानी इसका द्रव्यमान जितना होगा उतना इसका भी होगा, यानी इस साइड का द्रव्यमान और इस साइड का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। यानी ये हो गए अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं A और B, और ये हो गया उत्पाद, इनकी अभिक्रिया के बाद AB बना तो यह हो गया उत्पाद, यानी जितना मास इसका रहेगा उतना ही इसका भी रहेगा। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही बात कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद दोनों का जो द्रव्यमान होता है वह बराबर होता है।